यूट्यूब चैनल पर सभी का हार्दिक स्वागत। प्यारे विद्यार्थियों, आज अपन अध्ययन करेंगे कक्षा 11 की हिंदी अनिवार्य की पुस्तक आरोह का पाठ नंबर 3, अप्पू के साथ 2.5 साल। अप्पू के साथ 2.5 साल ये संस्मरण है और जिसके लेखक हैं सत्यजीत राय। सत्यजीत राय एक जाने माने फिल्मकार थे। इनका पहले जीवन परिचय पढ़ेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो के अंत तक बने रहे ताकि ये संस्मरण अप्पू के साथ 2.5 साल नामक आपके अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो लेखक और फिल्मकार सत्यजीत राय का जीवन परिचय पढ़ेंगे। इनका जन्म सन 1921 में कोलकाता, पश्चिम बंगाल। कोलकाता जो पश्चिम बंगाल की राजधानी है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ 1921 में। और ये फिल्मकार थे। इनकी प्रमुख फिल्में कौन कौन सी हैं, उनके नाम: अपराजिता, अप्पू का संसार, जलसाघर, देवी चारुलता, महानगर, गोपी गायन, बांका बायन, पथेर पांचाली। ये तो है बंगाली फिल्में। शतरंज के खिलाड़ी, सदगति, ये है इनकी हिंदी फिल्में। अब है सत्यजीत राय की प्रमुख रचनाएं: प्रोफेसर, शंकु के कारनामे, सोने का किला, जहांगीर की स्वर्ण मुद्रा, बादशाही अंगूठी। ये है सत्यजीत राय की रचनाएं। अब इनको कौन कौन से सम्मान प्राप्त हुए थे: फ्रांस का लेजेंडी ऑनर, पूरे जीवन की उपलब्धियों पर ऑस्कर, पूरे जीवन की उपलब्धियों पर फिल्म क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार होता है ऑस्कर, वो इनको दिया गया। और साथ में भारत रत्न से भी इन्हें सम्मानित किया गया और फिल्म जगत का हर महत्वपूर्ण सम्मान इन्हें मिला। इनका निधन 1992 में हुआ। भारतीय सिनेमा को कलात्मक ऊंचाई प्रदान करने वाले फिल्मकारों में सत्यजीत राय का नाम अगली कतार में है। ध्यान देना विद्यार्थियों कि भारतीय सिनेमा को ऊंचाई पर ले जाने वाले जितने भी फिल्मकार हैं, उनमें से सत्यजीत राय का पहली पंक्ति में स्थान है। इनके निर्देशन में पहली फीचर फिल्म पथेर पांचाली, जो बंगाली की थी, 1955 में प्रदर्शित हुई। इनकी पहली फीचर फिल्म कौन सी है? पथेर पांचाली। और ये बंगाली फिल्म है, 1955 में प्रदर्शित हुई। उसने सत्यजीत राय को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाला भारतीय निर्देशक बना दिया। ये फिल्म इतनी प्रसिद्ध हुई पथेर पांचाली कि इस फिल्म ने सत्यजीत राय को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय निर्देशक बना दिया। इनकी फीचर फिल्मों की कुल संख्या 30 के लगभग है। इनके द्वारा बनाई गई फिल्मों की संख्या लगभग 30 के पास है। इन फिल्मों के जरिए इन्होंने फिल्म विधा को समृद्ध नहीं बनाया, बल्कि इस माध्यम के बारे में निर्देशकों और आलोचकों के बीच एक समझ विकसित करने में भी अपना योगदान दिया सत्यजीत राय ने। ध्यान देने की बात है कि इनकी ज़्यादातर फिल्में साहित्यिक कृतियों पर आधारित है। सबसे महत्वपूर्ण ध्यान देने योग्य बात यह है कि इन्होंने जितनी भी अधिकतर फिल्में बनाई है, जो साहित्यिक भूमिका, उपन्यास, कहानी पर आधारित इन्होंने कहानी लेकर फिल्म बनाई है। इनके पसंदीदा साहित्यकारों में बांग्ला के विभूति भूषण बंदोपाध्याय से लेकर हिंदी के प्रेमचंद तक शामिल है। इनके पसंदीदा साहित्यकार कौन है? बांग्ला अर्थात बंगाली भाषा के साहित्यकार है विभूति भूषण बंदोपाध्याय से लेकर हिंदी के प्रेमचंद तक शामिल है। इनकी कहानियां, उपन्यासों को संदर्भ लेकर इन्होंने फिल्मों का निर्माण किया। फिल्मों की पटकथा लेखन, संगीत संयोजन एवं निर्देशन के अलावा राय ने बांग्ला में बच्चों एवं किशोरों के लिए लेखन का काम भी बहुत संदिग्धि के साथ किया। इनकी लिखी कहानियों में जासूसी, रोमांस के साथ साथ पेड़ पौधे तथा पशु पक्षी का सहज संसार भी है। अप्पू के साथ 2.5 साल नामक संस्मरण पथेर पांचाली फिल्म के अनुभवों से संबंधित है। ध्यान देना विद्यार्थियों, अप्पू के साथ 2.5 साल नामक संस्मरण जो अपने पाठ्यक्रम में है, ये पथेर पांचाली जो बंगाली फिल्म है,
उनके जो अनुभव है उससे संबंधित हैं, जिसका निर्माण भारतीय फिल्म के इतिहास में एक बहुत बड़ी घटना के रूप में दर्ज है। इससे फिल्म के सृजन और उनके व्याकरण से संबंधित कई बारीकियों का पता चलता है। यही नहीं, जो फिल्मी दुनिया हमें अपने ग्लैमर से सूझती हुई जान पड़ती है, उसका एक ऐसा सच हमारे सामने आता है जिसमें साधनहीनता के बीच अपनी कला दृष्टि को साकार करने का संघर्ष भी है। इस अप्पू के साथ 2.5 साल नामक संस्मरण में पथेर पांचाली जो फिल्म बनाई थी सत्यजीत राय ने, इससे ये स्पष्ट होता है कि जो वर्तमान की ग्लैमर की दुनिया सूझती मतलब चमकती हुई जान पड़ती है, जिसमें बहुत सारे धन की जरूरत रहती है, लेकिन पथेर पांचाली ऐसी फिल्म है जिसमें साधनहीनता मतलब उनके पास में कोई धन बल साधन नहीं है, फिर भी अपनी कला दृष्टि को साकार करने का ये संघर्ष है। इस पाठ का भाषांतर बांग्ला मूल से विलास गीते ने किया। ये मूल पाठ बांग्ला का है, बंगाली का है, तो बांग्ला से हिंदी में इसको अनुवाद किसने किया? विलास गीते ने। ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, ध्यान देना कि बांग्ला मूल से इनको भाषांतर किया या अनुवाद किया था विलास गीते ने। किसी फिल्मकार के लिए उसकी पहली फिल्म एक अबूझ पहेली होती है, बनने या न बन पाने की अमूर्त शंकाओं से घिरी। फिल्म पूरी होती तो फिल्मकार जन्म लेता है। अपनी पहली फिल्म की रचना के दौरान हर फिल्मकार का अनुभव संसार इतना रोमांचकारी होता है कि वह अपने जीवन में बचपन की स्मृतियों की तरह हमेशा जीवंत बना रहता है। इस अनुभव संसार में दाखिल होना उस बेहतरीन फिल्म से गुजरने से कम नहीं है। यहाँ पर बताया गया है कि कोई भी फिल्मकार जब पहली फिल्म बनाता है उनके लिए नए जन्म लेने के समान होता है। जिस प्रकार बच्चा जन्म लेता है तो उसके बचपन की स्मृतियाँ किस प्रकार तरोताज़ा रहती है, उसी प्रकार एक फिल्मकार के लिए जब पहली फिल्म बनती है उनका आनंद, उनका रोमांच जीवन भर उनकी स्मृतियाँ बनी रहती हैं। अब मूल पाठ पढ़ेंगे। अप्पू के साथ 2.5 साल। पथेर पांचाली फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक चला था, क्योंकि सत्यजीत राय के पास में इतने साधन और धन नहीं था जिसकी वजह से एक साथ वो शूटिंग कर सके। इस 2.5 साल के कालखंड में हर रोज तो शूटिंग होती नहीं थी। मैं तब तक एक विज्ञापन कंपनी में नौकरी करता था। ध्यान देना विद्यार्थियों, सत्यजीत राय जब फिल्म की शूटिंग नहीं होती थी तो एक विज्ञापन कंपनी में काम करते थे। कौन? ये जो लेखक हैं सत्यजीत राय, ये विज्ञापन कंपनी में नौकरी करते थे। नौकरी के काम में जब फुर्सत मिलती तब शूटिंग करता था। मेरे पास उस समय पर्याप्त पैसे भी नहीं थे। पैसे खत्म होने के बाद फिर से पैसे जमा होने तक शूटिंग स्थगित रखनी पड़ती थी। स्थगित रखना मतलब रोके रखना। शूटिंग का आरंभ करने से पहले फिल्म में काम करने के लिए कलाकार इकट्ठा करने का एक बड़ा आयोजन हुआ। विशेषकर अप्पू की भूमिका निभाने के लिए 6 साल का लड़का मिल ही नहीं रहा था। एक 6 वर्षीय लड़के की जरूरत थी लेखक या फिल्मकार सत्यजीत राय को, लेकिन वो मिल नहीं रहा था। आखिर मैंने अखबार में उस संदर्भ में एक इश्तहार दिया। इश्तहार का अर्थ है अखबार में सत्यजीत राय ने एक विज्ञापन दिया। इश्तहार का अर्थ क्या है? विज्ञापन। रास बिहारी एवेन्यू की एक बिल्डिंग में मैंने एक कमरा भाड़े पर लिया। भाड़े का अर्थ है किराए पर लिया। वहाँ पर बच्चे इंटरव्यू के लिए आते थे। इंटरव्यू का अर्थ है अंग्रेजी शब्द है जिसका अर्थ है साक्षात्कार के लिए। बहुत से लड़के आए, लेकिन अप्पू की भूमिका के लिए मुझे जिस तरह का लड़का चाहिए था वैसा एक भी नहीं था। एक दिन एक लड़का आया, उसकी गर्दन पर लगा पाउडर देखकर मुझे शक हुआ। नाम पूछने पर नाजुक आवाज में बोला टिया। उस लड़के ने अपना नाम क्या बताया? टिया। उसके साथ आए उसके पिताजी से मैंने पूछा, क्या अभी अभी इसके बाल कटवा कर यहाँ ले आए हैं? वे सज्जन पकड़े गए। अर्थात उस टिया के पिताजी ने सच बोल दिया। सच छिपा नहीं सके, बोले असल में ये मेरी बेटी है। उनके पिताजी कहते हैं, टिया के पिताजी बोलते हैं कि असल में ये मेरी बेटी है।
अप्पू की भूमिका मिलने की आशा से इसके बाल कटवा कर आपके यहाँ ले आया हूँ। विज्ञापन देकर भी अप्पू की भूमिका के लिए सही तरह का लड़का न मिलने के कारण मैं तो बेहाल हो गया, मतलब हाल बुरा हो रहा था। आखिर एक दिन मेरी पत्नी छत के नीचे आकर मुझसे बोली, पास वाले मकान की छत पर एक लड़का देखा, जरा उसे बुलाइए तो। आखिर हमारे पड़ोस के घर में रहने वाला एक लड़का जिसका नाम था सुबीर बनर्जी। ध्यान देना विद्यार्थियों, पड़ोस में रहने वाला सत्यजीत राय के बच्चा था जिसका नाम था सुबीर बनर्जी ही पथेर पांचाली में अप्पू बना। अप्पू कौन बना? सुबीर बनर्जी, जो कि सत्यजीत राय का पड़ोसी था। फिल्म का काम आगे भी 2.5 साल चलने वाला था, इस बात का अंदाजा मुझे पहले नहीं था। अब सत्यजीत राय को ये पता नहीं था कि ये फिल्म इतने लंबे समय तक शूटिंग चलेगी। इसलिए जैसे जैसे दिन बीते गए वैसे वैसे मुझे डर लगने लगा, अप्पू और दुर्गा की भूमिका निभाने वाले बच्चे अगर ज़्यादा बड़े हो गए तो फिल्म में वह दिखाई देगा। लेकिन मेरी खुशकिस्मती से उस उम्र में बच्चे जितने बढ़ते हैं उतने अप्पू और दुर्गा की भूमिका निभाने वाले बच्चे नहीं बढ़े। अब लेखक को, यहाँ फिल्मकार सत्यजीत राय को ये दिक्कत हो रही थी कि इतना समय बीत जाएगा 2.5 साल, तो अप्पू और दुर्गा की भूमिका निभाने वाले जो बच्चे थे पथेर पांचाली फिल्म में, वो दूसरे बच्चों की तरह बड़े नहीं थे। यदि बढ़ जाते थे तो वो पहले जैसे नहीं दिखाई देते थे, अलग रोल दिखने लग जाता था। ये उनको भय सता रहा था, लेकिन वो उतने बड़े नहीं थे। इंदिरा ठाकुर की भूमिका निभाने वाली 80 साल की उम्र की चुन्नी बाला देवी 2.5 साल तक काम कर सकी, यह भी मेरे सौभाग्य की बात थी। अब आगे सत्यजीत राय कहते हैं, इंदिरा ठाकुर की भूमिका निभाने वाली जिसका नाम था चुन्नी बाला देवी, जो 2.5 साल तक मेरे साथ काम कर सकी, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात थी, क्योंकि वो 80 साल की हो चुकी थी, इसलिए कभी भी वो संसार छोड़ सकती थी। लेकिन मेरे लिए सौभाग्यशाली रही कि उन्होंने 2.5 साल तक अच्छी तरह से काम कर दिया। शूटिंग की शुरुआत में एक ही गड़बड़ हो गई। अप्पू और दुर्गा को लेकर हम कलकत्ता से 70 मील पर पालसिट नाम के गांव गए। कलकत्ता से 70 मील दूर है जिस गांव का नाम है पालसिट। वहां पर सत्यजीत राय अप्पू और दुर्गा को लेकर जाते हैं। वहां रेल लाइन के पास काश फूलों से भरा एक मैदान था। अप्पू और दुर्गा पहली बार रेलगाड़ी देखते हैं, क्योंकि अप्पू और दुर्गा ने इससे पहले कहीं रेलगाड़ी नहीं देखी, क्योंकि ग्रामीण इलाके में रहते थे जहां से कोई रेल नहीं गुजरती थी। इस सीन की शूटिंग हमें करनी थी। यह सीन बहुत ही बड़ा था, एक दिन में उसकी शूटिंग पूरी करना नामुमकिन था, मतलब मुमकिन नहीं था। कम से कम 2 दिन लग सकते थे। पहले दिन जगधात्री पूजा का त्योहार था। दुर्गा के पीछे दौड़ते दौड़ते हुए अप्पू काश फूलों के वनों में पहुंचता है। सुबह शूटिंग शुरू करके शाम तक हमने सीन का आधा भाग चित्रित किया, ऐसा फिल्मकार सत्यजीत राय कहते हैं। निर्देशक, छायाकार, छोटे अभिनेता अभिनेत्री, हम सभी इस क्षेत्र में नवागत होने के कारण, नवागत मतलब नए नए जो आए हुए थे होने के कारण थोड़े बोरे हुए भी ही थे। बोरे हुए मतलब थोड़े बोर हो रहे थे, क्योंकि उनके लिए ये नया क्षेत्र था। बाकी का सीन बाद में चित्रित करने का निर्णय लेकर हम घर पहुंचे। 7 दिन बाद शूटिंग के लिए उस जगह गए तो उस जगह हम पहचान ही नहीं पाए। लगा वे कहाँ आ गए हैं, हम कहाँ गए, वे हमारे सारे काश फूल। 20 के 7 दिनों में जानवरों ने वे सारे काश फूल खा डाले। अब अगर हम उस जगह बाकी आधे सीन की शूटिंग करते तो पहले आधे सीन के साथ उसका मेल कैसे बैठता, उसमें से कंटिन्यूटी नदारद हो जाती। कंटिन्यूटी का अर्थ है निरंतरता, नदारद का अर्थ है गायब। फिल्म में निरंतरता जरूरी है, तो सत्यजीत राय कहते हैं कि जो कंटिन्यूटी अर्थात निरंतरता होती है वो नदारद हो जाती है, अर्थात गायब हो जाती है। क्योंकि 7 दिन बाद में वहाँ पर सत्यजीत राय उस काश फूल में जाते हैं तो वहाँ पर उन जानवरों ने उन सभी फूलों को खा गए थे।
अब यदि दूसरा नया सीन ले तो उन आपस में मेल नहीं खाता है। इसलिए लेखक कहते हैं कि फिल्म की कंटिन्यूटी बनाए रखने की उस जगह ही वापस शूटिंग करनी थी। उस सीन की बाकी अंश की शूटिंग हमने उसके अगले साल शरद ऋतु में जब फिर से वह मैदान काष्ठ फूलों से भर गया था तब की। उसी समय रेलगाड़ी के भी शॉट्स लिए, लेकिन रेलगाड़ी के इतने शॉट्स थे कि एक रेलगाड़ी से काम नहीं चला। एक के बाद एक 3 रेलगाड़ियों को हमने शूटिंग के लिए इस्तेमाल किया। सुबह से लेकर दोपहर तक कितनी रेलगाड़ियां उस लाइन पर से जाती हैं ये पहले ही टाइम टेबल देखकर जान लिया था, ऐसा लेखक सत्यजीत राय कहते हैं। हर एक ट्रेन एक ही दिशा से आने वाली थी। जिस स्टेशन से वे रेलगाड़ियां आने वाली थी उस स्टेशन पर हमारी टीम के अनिल बाबू थे। जिस स्टेशन से ये रेलगाड़ी आती थी उस स्टेशन किसको लगाया था? अनिल बाबू को वहां पर स्टेशन पर लगा दिया था। रेलगाड़ी स्टेशन से निकलते समय अनिल बाबू भी इंजन ड्राइवर की कैबिन में सटते थे, क्योंकि गाड़ी की शूटिंग की जगह के पास आते ही बॉयलर में कोयला डालना जरूरी था। बॉयलर का अर्थ होता है जहां पर रेल इंजन का वो भाग जहां पर इंजन में कोयले डाले जाते हैं और जहां से धुआं निकलता है। कोयला इसलिए डालना था ताकि काला धुआं निकले। सफेद काष्ठ फूलों की पृष्ठभूमि पर अगर काला धुआं नहीं आया तो दृश्य कैसे अच्छा लगेगा, अर्थात अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए बॉयलर में कोयला डालना जरूरी था, ऐसा लेखक सत्यजीत राय कहते हैं। पथेर पांचाली फिल्म में जब यह सीन दिखाई देता है तब दर्शक पहचान नहीं पाते हैं कि उस सीन में हमने 3 अलग अलग रेलगाड़ियों का इस्तेमाल किया है। लेखक कहते हैं कि हम पथेर पांचाली फिल्म के इस सीन को देखते हैं तो उनको पता नहीं लगता है कि हमने 3 सीन लिए थे। उनको इस प्रकार एडजस्ट कर दिया है कि 3 अलग अलग रेलगाड़ियों का इस्तेमाल किया है, फिर भी दर्शकों को कोई पता नहीं चलता है। आज के डीजल और बिजली पर चलने वाले इंजनों के युग में वह दृश्य उस प्रकार से हम चित्रित न कर पाते। अर्थात आज के युग में डीजल और बिजली से चलने वाली रेलगाड़ियां होने के कारण जो दृश्य हमने वहां पर कोयले के भाप से चलने वाली इंजन वाले रेलगाड़ी का जो दृश्य हमने वहां पर दिखाया वैसा आज के युग में संभव नहीं है, ऐसा लेखक सत्यजीत राय कहते हैं। आर्थिक अभाव के कारण बहुत दिनों तक हमें अलग अलग समस्याओं से जूझना पड़ा। एक उदाहरण देता हूं। मूल उपन्यास में अपू और दुर्गा के भूलो नामक पालतू कुत्ता का उल्लेख है। जो मूल उपन्यास है उस मूल उपन्यास की कथा लेकर ये पथेर पांचाली फिल्म बनाई थी, लेकिन सत्यजीत राय कहते हैं कि मूल उपन्यास में अपू और दुर्गा के साथ में एक भूलो नाम का पालतू कुत्ता भी है। गांव से ही हमने एक कुत्ता प्राप्त किया, वह भी हमसे ठीक बर्ताव करने लगा। फिल्म में एक दृश्य ऐसा है कि अपू की माँ सरवजया अपू को भात खिलाती है। ध्यान देना विद्यार्थियों, अपू की माँ का नाम क्या है? सरवजया। सरवजया अपू को भात खिलाती है। भात कहते हैं पके हुए चावल को खिलाती है। भूलो कुत्ता दरवाजे के सामने आंगन में बैठकर अपू का भात खाना देख रहा है। अपू के हाथ में छोटे तीर कमान है। खाने में उसका ध्यान पूरा नहीं है। वह माँ की ओर पीट करके बैठा हुआ है। वह तीर कमान खेलने के लिए उतावला है, अर्थात तैयार है। अपू खाते खाते ही कमान से तीर छोड़ता है। उसके बाद खाना छोड़कर तीर वापस लाने के लिए जाता है। सरवजया कौन है? अपू की माँ। बाएं हाथ में वह थाली और दाहिने हाथ में निवाला, जो खाने का ग्रास होता है उसको निवाला कहते हैं, वो लेकर बच्चे के पीछे दौड़ती हैं। लेकिन बच्चे के भाव देखकर जान पड़ती है कि वह अब कुछ नहीं खाएगा। कौन नहीं खाएगा? अपू अब कुछ खाने वाला नहीं है। भूलो कुत्ता भी खड़ा हो जाता है। उसका ध्यान सरवजया के हाथ में जो भात की थाली है उसकी ओर है। कुत्ते का ध्यान किधर है? सरवजया अपू की जो माँ है उसके हाथ में जो भात की थाली थी उसकी ओर है। इसके बाद वाले शॉट में हमें ऐसा दिखाना था कि सरवजया थाली में बच्चा भात एक गमले में डाल देती हैं और भूलो वह भात खाता है। लेकिन यह शॉट
हम उस दिन नहीं ले सके। सत्यजीत राय कहते ये शॉट हमको लेना था कि सरोजया थाली में जो बचा हुआ भात था एक गमले में डाल देती है और भूलो उसको खाता है, लेकिन ये शॉट हम नहीं ले सके क्योंकि सूरज की रोशनी खत्म हो गई थी और उसी के साथ हमारे पास जो पैसे थे वे भी खत्म हो गए, इसलिए ये शॉट ये दृश्य नहीं ले सके। अब आता है 6 महीने के बाद की घटना है। 6 महीने बाद फिर से पैसा इकट्ठा होने पर हम फिर बोडाल गांव में उस सीन का बाकी अंश चित्रित करने के लिए गए। अब कौन से गांव जाते हैं सत्यजीत राय फिल्म दर्शाने के लिए? बोडाल गांव जाते हैं, लेकिन वहां जाने पर समाचार मिला कि भूलो कुत्ता अब इस दुनिया में नहीं है। अब क्या होगा? वहां जाते ही लेखक को पता लगा जो भूलो नाम का कुत्ता पहले जो सीन लिया था वो अब इस संसार में नहीं रहा, अर्थात मर गया है। अब क्या होगा? खबर मिली भूलो जैसे देखने वाला और एक कुत्ता गांव में है। अब लाओ पकड़ के उस कुत्ते को। सचमुच यह कुत्ता भूलो जैसे ही दिखता था, वह भूलो से बहुत ही मिलता जुलता था। उसके शरीर का रंग तो भूलो जैसा बादामी था ही, उसकी दूम अर्थात पूंछ का शोर भी भूलो के दूम की शोर जैसा ही सफेद था। आखिर यह फेंका हुआ भात उसने खाया और हमारे उस दृश्य की शूटिंग पूरी हुई। फिल्म देखते समय यह बात किसी के भी ध्यान में नहीं आती है कि एक ही सीन में हमने भूलो की भूमिका में 2 अलग अलग कुत्तों से काम लिया। अब सत्यजीत राय फिल्मकार लेखक कहते हैं कि फिल्म देखने पर किसी भी दर्शक को यह पता नहीं लगता है कि इस दृश्य में कि हमने 2 अलग अलग कुत्तों का प्रयोग किया है, वो किसी को पता नहीं चलता है। और सिर्फ कुत्ते के संदर्भ नहीं, आदमी के संदर्भ में भी ऐसी समस्या पथेर पांचाली की शूटिंग के दौरान उलझना पड़ा। श्रीनिवास नामक घूमते मिठाई वाले से मिठाई खरीदने के लिए अप्पू और दुर्गा के पास पैसे नहीं थे। अब मिठाई वाला था जिसका नाम है श्रीनिवास, उसके पीछे अप्पू और दुर्गा के पास पैसे नहीं तो मिठाई खरीद नहीं सकते, इसलिए अप्पू और दुर्गा उस मिठाई वाले के पीछे पीछे मुखर्जी के घर के पास जाते हैं। किसके घर के पास जाते हैं? मुखर्जी के घर के पास जाते हैं। और मुखर्जी अमीर आदमी हैं, वे तो मिठाई जरूर खरीदेंगे और उनका मिठाई खरीदना देखने में ही अप्पू और दुर्गा की खुशी है। अप्पू और दुर्गा उनके पीछे किस लिए जाते हैं? क्योंकि मुखर्जी के घर जब मिठाई वाला जाएगा, मुखर्जी मिठाई खरीदेगा क्योंकि वो अमीर आदमी है और मिठाई खरीदने से ही अप्पू और दुर्गा को क्या होती है? खुशी होती है। इस दृश्य का कुछ अंश चित्रित होने के बाद हमारी शूटिंग कुछ महीनों के लिए स्थगित हो गई। पैसे हाथ आने पर फिर जब हम उस गांव की शूटिंग के लिए गए तब खबर मिली कि श्रीनिवास जो मिठाई वाला था की भूमिका में जो सज्जन कर रहे थे उनका क्या हो गया? देहांत हो गया, निधन हो गया। अब पहले वाले श्रीनिवास का मिलता जुलता दूसरा आदमी कहां से मिला? ये लेखक या फिल्मकार सत्यजीत राय के सामने समस्या खड़ी हो गई। आखिर श्रीनिवास की भूमिका के लिए हमें जो सज्जन मिले उनका चेहरा पहले वाले श्रीनिवास से मिलता जुलता नहीं था, लेकिन शरीर से वे पहले श्रीनिवास जैसे ही थे। उनका चेहरा मिलता जुलता नहीं था जो बाद में सज्जन मिले थे मिठाई वाले, लेकिन उनका पीठ का भाग था, शरीर था, वो पहले वाले श्रीनिवास के जैसा ही था। उन्हीं पर हमने दृश्य का बाकी अंश चित्रित किया। फिल्म में दिखाई देता है कि 1 नंबर श्रीनिवास बांसबंद से बाहर आता है और अगले शॉट में 2 नंबर श्रीनिवास कैमरे की ओर पीठ करके मुखर्जी के घर के गेट के अंदर जाता है। पथेर पांचाली फिल्म के अनेक लोगों ने एक से अधिक बार देखी, लेकिन श्रीनिवास के मामले में ये बात किसी के ध्यान में आई ऐसा मैंने नहीं सुना। अब लेखक सत्यजीत राय कहते हैं कि कई लोगों ने पथेर पांचाली फिल्म को 1 से अधिक बार देखा, लेकिन किसी को ये पता नहीं चला कि पहले वाला श्रीनिवास जो मिठाई वाला था वो अलग था, बाद वाले सीन में दूसरा था। ये किसी को पता नहीं चला, ऐसा लेखक कहता मैंने कभी नहीं सुना। इस श्रीनिवास के सीन में एक शॉट के वक्त हम बिल्कुल तंग आ गए थे और वह भी उस भूलो कुत्तों की वजह से। छोटे से पुकुर के पार, पुकुर कहते हैं
पोखर अर्थात तालाब के पार मिठाई वाला खड़ा है और इस पार अपने घर के पास अप्पू दुर्गा मिठाई वाले की ओर ललचाई नज़र से देख रहे हैं। क्यों मिठाई खरीदेंगे? मिठाई वाले के इस सवाल का वे ना में जवाब देते हैं। तब मिठाई वाला मुखर्जी के घर की ओर जाने लगता है। दुर्गा अप्पू से कहती है, चल हम भी जाएंगी। भाई बहन दौड़ने लगते हैं उस मिठाई वाले के पीछे और उसी समय पीछे झुरमुट अर्थात झाड़ी में बैठा भूलो कुत्ता भी छलांग लगाकर उनके साथ दौड़ने लगता है। हमें ऐसा सीन लेना था, लेकिन मुश्किल यह था कि यह कुत्ता कोई हॉलीवुड का सिखाया हुआ नहीं था, इसलिए यह बताना मुश्किल ही था कि वह अप्पू दुर्गा के साथ भागता जाएगा या नहीं। ये मुश्किल था। लेखक सत्यजीत राय कहते हैं, क्यों ये कोई हॉलीवुड का इतना ट्रेंड कुत्ता नहीं था। कुत्ते के मालिक से हमने कहा, अप्पू दुर्गा जब भागने लगते हैं तब तुम अपने कुत्ते को इन दोनों के पीछे भागने के लिए कहना। लेकिन शूटिंग के वक्त दिखाई दिया कि वह कुत्ता मालिक की आज्ञा का पालन नहीं कर रहा है। इधर हमारा कैमरा चालू ही था, कीमती फिल्म जाया हो रही थी, मतलब कीमती फिल्म खराब हो रही थी और मुझे बार बार चिल्लाना पड़ रहा था, कट कट अर्थात फिल्म में को रोको रोको। अब यहाँ धीरज रखने के सिवाय दूसरा उपाय नहीं था। अगर कुत्ता बच्चों के पीछे दौड़ा तो ही वह उनका पालतू कुत्ता लग सकता है, बाकी तो पालतू कुत्ता नहीं लग सकता। आखिर मैंने दुर्गा से अपने हाथ में थोड़ी मिठाई छिपाने के लिए कहा और वह कुत्ते को दिखाकर दौड़ने को कहा। इस बार कुत्ता उनके पीछे भागा और हमें हमारी इच्छा के अनुसार चोट मिल गया। पैसे की कमी के कारण ही बारिश का दृश्य चित्रित करने में बहुत मुश्किल आई। बरसात के दिन आए और गए, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं थे, इसलिए बरसात के मौसम में हम शूटिंग नहीं कर सके, ऐसा लेखक सत्यजीत राय का। इस कारण शूटिंग बंद थी। आखिर जब हाथ में पैसे आए तब अक्टूबर का महीना शुरू हुआ। अक्टूबर के महीने में बरसात नहीं होती है। शरद ऋतु में निर्भर आकाश के दिनों में शायद बरसात होगी, मतलब बिल्कुल आकाश साफ था लेकिन बरसात होना मुश्किल था। इस आशा से मैं अप्पू और दुर्गा की भूमिका करने वाले बच्चे, कैमरा और तकनीशियन को साथ लेकर हर रोज देहात में जाकर बैठा रहता। देहात मतलब गांव में जाकर बैठा रहता था, ऐसा लेखक सत्यजीत राय कहते हैं। आकाश में एक भी काला बादल दिखाई दिया तो मुझे लगता है कि बरसात होगी। मैं इच्छा करता वह बादल बहुत बड़ा हो जाए और बरसने लगे। आखिर एक दिन हुआ भी वैसा ही। शरद ऋतु में भी आसमान में बादल छा गए और धुआंधार बारिश शुरू हुई। उसी बारिश से भीगकर दुर्गा भागती हुई आई और उसने पेड़ के नीचे भाई के पास आसरा लिया। भाई कौन था? अप्पू था। आसरा का अर्थ है पेड़ के नीचे सहारा लिया। भाई बहन एक दूसरे से चिपक कर बैठे। दुर्गा कहने लगी, नेबूर पाता करमचा अर्थात हे वृष्टि घरे जा, हे वृष्टि अब बरसना बंद हो जा। बरसात, ठंड, अप्पू का खुला बदन, प्लास्टिक के कपड़े से ढके कैमरे को आंख लगाकर देखा तो वह ठंड लगने के कारण चीर रहा था, अर्थात अप्पू कंपा रहा था। चीरना मतलब कंपाना। चोट पूरा होने के बाद दूध में थोड़ी ब्रोडी मिला कर दी और भाई बहन का शरीर गर्म किया। अप्पू और दुर्गा को दूध के साथ ब्रोडी मिला कर दी और उनका शरीर गर्म किया। जिन्होंने पथेर पांचाली फिल्म देखी वे जानते ही हैं कि वह चोट बहुत अच्छा चित्रित हुआ। शूटिंग की दृष्टि से गोपाल ग्राम की तुलना में बोडाल गांव हमें अधिक उपयुक्त लगा। अप्पू दुर्गा का घर, अप्पू का स्कूल, गांव के मैदान, खेत, पुकुर अर्थात पोखर, आम के पेड़, बांस की झुरमुट अर्थात झुरमुट का अर्थ होता है बांस की झाड़ियां, ये सब बातें बोडाल गांव में है। अब बोडाल गांव गोपाल ग्राम की तुलना में अधिक उपयुक्त क्यों है? क्योंकि वहां पर अप्पू दुर्गा का घर है, अप्पू का स्कूल है, गांव के मैदान है, खेत है, पोखर है, आम के पेड़ है, बांस की झाड़ियां हैं और आसपास हमें मिली। अब उस गांव में बिजली आ गई, पक्के घर, पक्के रास्ते बने हैं। उस जमाने में वे नहीं थे। उस गांव में हमें बहुत बार जाना पड़ा, बहुत बार रहना पड़ा, इसलिए वहाँ के लोगों से भी हमारा परिचय हुआ। उन लोगों में एक बहुत अद्भुत सज्जन थे, उन्हें हम
सुबोध दाह कहकर, ये सज्जन आदमी थे, उनको सत्यजीत राय क्या कहते थे, सुबोध दाह कहकर पुकारते थे। और उनकी उम्र थी 60-65 साल के थे। उनका माथा गंजा था, मतलब बाल नहीं थे। वे अकेले ही एक झोंपड़े में रहते और दरवाजे पर बैठकर खुद ही से कुछ न कुछ बड़बड़ाते रहते थे। हम उस फिल्म में एक फिल्म की शूटिंग उस गांव में एक फिल्म की शूटिंग करने वाले हैं, यह जानकर वे गुस्सा हो गए। कौन? ये सुबोध दा, जो बुजुर्ग थे 60-65 साल के। हमें देखने पर वे चिल्लाते, फिल्म वाले आए हैं, मारो उनको लाठियों से। पूछताछ करने पर लोगों ने बताया कि वे मानसिक रूप से बीमार थे। सुबोध दा, जिसको लेखक सत्यजीत राय कहते थे, उनके बारे में लोगों ने बताया कि वे मानसिक रूप से बीमार हैं। बाद में सुबोध दा से हमारा अच्छा परिचय हुआ। वे हमें पास बुलाकर दरवाजे में बैठकर वायलिन पर लोक गीतों की धुनें बजाकर सुनाते थे। बीच बीच में हमारे कानों में फुसफुसाते, वो साइकिल पे जा रहा आदमी देख रहे हो, वह कौन है जानते हो? वह रूजवेल्ट है। रूजवेल्ट अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उनके बारे में कहते। पक्का पाजी, पाजी का अर्थ है पक्का दुष्ट है। उनके मत से दूसरा एक था पाजी। कौन? चर्चिल, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। एक था हिटलर, ये भी तानाशाह था। और एक था अब्दुल गफार खां, ये सीमांत गांधी कहते हैं, जो अफगान थे। अभी उनके मतानुसार पाजी थे। अब उस सुबोध दा के अनुसार ये 4 पाजी थे, दुष्ट थे, उनके दुश्मन थे। इनकी डिटेल नीचे पेज में दे रखी है, उनको अच्छी तरह से देख लेना। रूजवेल्ट, चर्चिल, हिटलर और अब्दुल गफार खां के बारे में। हम जिस घर में शूटिंग करते थे उसके पड़ोस में एक धोबी रहता था। उसके कारण हमें बहुत परेशानी होती थी। वह भी थोड़ा सा पागल था। कौन? धोबी। कभी भी भाइयों और बहनों कहकर किसी राजकीय मुद्दे पर लंबा भाषण शुरू करता था। फुर्सत के समय उनके भाषण पर हमें कुछ आपत्ति नहीं थी, लेकिन अगर शूटिंग के समय वह भाषण शुरू करता तो हमारे साउंड का काम प्रभावित हो सकता था। अब लेखक कहते हैं कि जो पड़ोस में एक धोबी था, वो बहुत लंबा चौड़ा भाषण शुरू कर देता था, और जब हमारी शूटिंग चलती थी, साउंड शुरू हो जाता था, तो भाषण देना शुरू करता था, तो वो हमारे काम को प्रभावित करता था। रिश्तेदारों ने अगर हमारी मदद न की होती तो वह धोबी सचमुच ही एक सिरदर्द बन जाता। जिस घर में हम फतेर पांचीले की शूटिंग करते थे, वह घर हमें एकदम ध्वस्त अवस्था में मिला था। उसके मालिक कलकत्ता में रहते थे। उनसे हमने वह घर शूटिंग के लिए भाड़े पर लिया था, अर्थात किराए पर लिया था। भाड़े का अर्थ है किराए पर। उस घर की मरम्मत करके उसे शूटिंग के लिए ठीक ठाक करवाने में हमें लगभग 1 महीना का समय लग गया। उस घर के एक हिस्से में एक के पास एक ऐसे कुछ कमरे थे, वे हमने फिल्म में नहीं दिखाए। उन कमरों में हम अपना सामान रखा करते थे। एक कमरे में रिकॉर्डिंग मशीन लेकर हमारे साउंड रिकॉर्डिस्ट भूपेन बाबू बैठा करते थे। साउंड रिकॉर्डिस्ट का अर्थ है रिकॉर्डिंग करने वाला, जिसका नाम था भूपेन बाबू, बैठा करते थे। हम शूटिंग के वक्त उन्हें देख नहीं सकते थे, फिर भी उनकी आवाज़ सुन सकते थे। हर शॉट के बाद हम उनसे पूछते, साउंड ठीक है ना? भूपेन बाबू इस पर हाँ या ना जवाब देता। एक दिन शॉट के बाद मैंने साउंड के बारे में उनसे सवाल किया, लेकिन कुछ भी जवाब नहीं आया। फिर एक बार पूछा, भूपेन बाबू साउंड ठीक है ना? इस पर भी जवाब न आने पर मैं उनके कमरे में गया, अर्थात लेखक सत्यजीत राय उनके कमरे में जाते हैं तो देखा कि एक बड़ा सा सांप उस कमरे की खिड़की से नीचे उतर रहा है। वह सांप देखकर भूपेन बाबू सहम गए, अर्थात डर गए, और उनकी बोलती बंद हो गई। वह सांप हमने वहां आने पर कुछ ही दिनों के बाद देखा था। उसे मार डालने की इच्छा होने पर भी स्थानीय लोगों के मना करने के कारण हम उसे मार नहीं सके। वह वास्तु सर्प था। वास्तु सर्प मतलब कुल देवता का सांप सर्प होता है, जिनको लोक मान्यता के अनुसार, जिसको वास्तु सर्प बंगाली में कहा जाता है, और बहुत दिनों से वहाँ रह रहा था। ऐसा लेखक सत्यजीत राय इस संस्मरण अप्पू के साथ 2.5 साल में के बारे में कहते हैं। तो विद्यार्थियों, आपको ये संस्मरण अप्पू के साथ 2.5 साल संस्मरण कैसा लगा सत्यजीत राय का, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस पाठ के प्रश्नोत्तर अलग से वीडियो बनाया जाएगा। धन्यवाद विद्यार्थियों।